नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जिसके अंदर आपको पता है कि हर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हर एक इंपॉर्टेंट बनने वाला क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपन फंसाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन डील करेंगे आज ही के सेशन में। तो जोड़ दीजिएगा हर एक उस बच्चे को जिसका ख्वाब नर्सिंग ऑफिसर बनना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करवा दूंगा आज के सेशन के अंदर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर, शुरुआत करने जा रहे हैं आज के दिन के बेहतरीन सेशन की। लेकिन उससे सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज 90,000 का हो चुका है। तो आप सभी विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी उत्कर्ष क्लासेज का, हर एक विद्यार्थी जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, हर एक विद्यार्थी जो उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज की क्लासेज को अटेंड करता है, ये आप सब लोगों का एक परिवार है जो आज 90,000 का हो गया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। शुरुआत कर रहे हैं आज के दिन के बेहतरीन सेशन की। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान से पढ़िएगा लेकिन कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर पार्टी कब मिलेगी, तो पार्टी भी जल्द ही मिल जाएगी भैया जी। Which of the following drug is a choice for the treatment in the drug induced anaphylactic shock? अरे भैया क्या पूछ लिया क्वेश्चन ने, ध्यान से पढ़ के फटाक से दीजिएगा जवाब। पहले क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है भैया जी, ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है। बधाई सारे बच्चे खुद को ही देंगे, बधाई सारे के सारे बच्चे खुद को ही देंगे, क्योंकि आप ही इस परिवार का हिस्सा हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है किसके अंदर, ड्रग इंड्यूस एनाफाइलेटिक रिएक्शन। याद रखिएगा, जैसे ही मैंने कोई मरीज को कोई भी मेडिसिन दे दी हो, कौन सी मेडिसिन दे दी सर, पेनिसिलिन दे दी, कोई भी मेडिसिन दे दी, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने पेनिसिलिन बताया, मरीज को जैसे ही मेडिसिन दी उसके अंदर एनाफाइलेटिक रिएक्शन, सीवियर रिएक्शन देखने को मिली है, तो उस मरीज के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, कौन सी उस मरीज को दवाई लगा दें जिससे वो एनाफाइलेटिक रिएक्शन और मरीज में एनाफाइलेटिक शॉक वाली कंडीशन रुक जाए। सर एनाफाइलेटिक शॉक, शॉक का मतलब क्या हो गया, मरीज का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। अरे मरीज का ब्लड प्रेशर क्या कम होगा, मरीज में क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। और सर कितने से कम हो गया, मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड, एमएमडी से अगर आपका टिश्यू का परफ्यूजन कम हो जाता है। एक नया वर्ड लेकर के आया हूं, एमएमडी। एमएमडी का मतलब मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड। अरे सर हमको इतना तो कम से कम चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन। उससे भी अगर आपके टिश्यू की ऑक्सीजन कम हो जाती है, कंडीशन कहलाती है शॉक। कंडीशन क्या कहलाती है, शॉक। और मोस्ट कॉमनली शॉक, सर हमारे अंगुली को ऑक्सीजन कम हो गई, शॉक बोल दें, नहीं भैया जी, अंगुली में ऑक्सीजन कम हो गई शॉक बोलेंगे नहीं। तो बेस्ट एग्जांपल क्या देखने को मिलेगा, वाइटल ऑर्गन। बेस्ट ऑप्शन क्या जवाब देना है, वाइटल ऑर्गन। वाइटल कौन कौन से होंगे, बॉडी के वाइटल ऑर्गन जिनके ऊपर आपकी जिंदगी जुड़ी हुई है, मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है, आपके घर वालों की जिंदगी जुड़ी हुई है। अगर उस बॉडी के पार्ट का टिश्यू परफ्यूजन कम हो गया, कंडीशन क्या कहलाएगी, शॉक वाली कंडीशन, जिसमें क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। और मरीज में क्या देखने को मिलेगा, ओलिगो यूरिया। क्या देखने को मिलेगा, ओलिगो यूरिया देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, एनूरिया, यानी मरीज का यूरिन आउटपुट लेस देन 100, लेस देन 400 भी हो सकता है भैया जी। समझे या नहीं समझे। तो ये वाली कंडीशन क्यों हुई, जैसे ही कोई मेडिसिन दी उसकी रिएक्शन के कारण हुई। सर इलाज क्या होगा, इलाज ड्रग ऑफ चॉइस क्या दोगे, डोपामिन देंगे जी नहीं, डोपामिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होगी, एड्रेनलिन। वेरी गुड, राइट आंसर बी। एडीआर क्या रहेगी, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलेगी भैया जी। एडीआर इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या काम में लेते हैं, एडीआर बोला जाता है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इंट्रावीनस भी दी जाती है, इंट्राकार्डियक भी दी जाती है। इंट्राकार्डियक दी जाने वाली मेडिसिन का नाम तो बताओ रे भैया। तो जवाब क्या देकर क्या होगे, एडीआर देंगे। डिजोक्सिन देंगे क्या, जी नहीं। डिजोक्सिन आपके किस मरीज में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सर हमारा हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, कौन सी दवाई देनी है, तो उसमें डिजोक्सिन देंगे। प्रोटामाइन सल्फेट किसमें दोगे, जिस मरीज के अंदर हिपेरिन की टॉक्सिसिटी होगी। हिपेरिन की टॉक्सिसिटी हो रही है, बॉडी में ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, उस मरीज को कौन सी दोगे, तो प्रोटामाइन देंगे, उसमें प्रोटामाइन देंगे। बाकी इसके अंदर यहां जवाब ये भी गलत हो गया। राइट आंसर क्या गया, एडीआर। एडीआर कितना आता है भैया जी, 1 mg का एम्पूल आता है जिसके अंदर 1 ml कंटेन होता है। मार्केट के अंदर जब एडीआर का इंजेक्शन खरीदने जाओगे 1 mg का आएगा, 1 ml आएगा, लेकिन किस कंसंट्रेशन में आएगा, 1:1000 की कंसंट्रेशन मार्केट में अवेलेबल होती है। 1:1000 की कंसंट्रेशन आपकी मार्केट में अवेलेबल देखने को मिलती है भैया जी। और पीडियाट्रिक का पूछ लेते हैं, बच्चों को देना है। अरे भैया पीडियाट्रिक डोज क्या देखने को मिलेगा, तो इसको डिसोल्व कर देना 1:10,000 में।
किसमें डिजोल्व कर दोगे? 1:10,000 काम में लेना है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाएगा। इतिहास गवाह है, ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा, याद रखिएगा डियर। अगर आपसे पूछे एडल्ट में किसके अंदर पूछ लेता है, एडल्ट के अंदर इसका रेशियो क्या होता है, जवाब देके आना 1:1000। अवेलेबल कितने हैं? 1 mg 1 ml में अवेलेबल है, लेकिन बच्चों के अंदर डोज क्या देखने को मिलेगा? 1:10,000। दैट्स क्लियर। राइट आंसर बी। बहुत बढ़िया, नॉर्सेट 2021 का क्वेश्चन। चलो आगे डियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कुछ ऐसे जानदार और शानदार क्वेश्चन भी आएंगे जहां आपकी भैंस पानी में जा सकती है, लेकिन उन भैंसों को डुबोएंगे नहीं, तैरा करके ऊपर लाएंगे। चिंता नहीं करें, कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह उड़ाएगा भैया जी। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ चुका है लेकिन कमेंट नहीं कर रहा है। कमेंट कीजिएगा, तभी करोगे खुद को कॉन्फिडेंट डियर। क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज ए 40-year-old पेशेंट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए कैटरेक्ट? अरे भैया जी, जी हाँ, IM भी लगता है, IV भी लगता है, कार्डियक भी लगता है। क्लियर हो गया डियर? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 40 साल के व्यक्ति के अंदर रिस्क बढ़ा रहा है? किसकी बढ़ा रहा है? कैटरेक्ट की। कैटरेक्ट बोले तो मोतियाबिंद हो गया। अरे कैटरेक्ट हो गया यानी मोतियाबिंद हो गया, आंखों के आगे जाला आ गया। और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? ओपेसिटी ऑफ लेंस। अरे भैया जी, आपका लेंस क्या हो गया? धुंधला हो गया, ओपेसिटी हो गया, येलो कलर का देखने को मिल रहा है, क्लाउडी कलर का देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया? 40 साल के बाद पहला बोल दिया है हिस्ट्री ऑफ ए फ्रीक्वेंट स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन। दूसरे ने बोला है मैटरनल एक्सपोजर टू रूबेला ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तीसरे ने बोला है इंक्रीज IOP। और लास्ट बोल दिया प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ए स्टेरॉइडल, यानी स्टेरॉइड का यूज करते हैं। तो जवाब दीजिएगा, क्या आंसर होगा? A, B, C, D। कोई बच्चा जिसका बी जवाब जाएगा? बहुत बढ़िया, मेरा दिल खुश कर दिया। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने बी जवाब दिया, वरना आज उसका नाम हो जाता कच्चा बच्चा। क्लियर है? याद रख लेना, पहला बोल रहा है हिस्ट्री किसकी है? स्ट्रेप्टोकोकल की। अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, थ्रोट इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो इससे होती है ऑटो इम्यून डिजीज। ये किसको इंडिकेट करता है भैया जी? ऑटो इम्यून डिजीज को इंडिकेशन करता है। याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल के लिए एक मरीज है जिसके अंदर बीमारी क्या देखने को मिल रही है? GB सिंड्रोम। एक मरीज है जिसमें क्या देखने को मिल रहा है? ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। इससे ये कंडीशन कैसे होती है? पहले भाई साहब बोलते हैं गला खराब है, थ्रोट इन्फेक्शन है, 10 दिनों बाद पता चलता है ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस हो गया। क्यों? ये इंडिकेशन होते हैं उनके। मरीज बोलता है कुछ दिनों से पहले मुझे लेरिंजाइटिस हुआ था, फेरिंजाइटिस हुआ था, अब मेरी किडनी में दिक्कत हो गई, ऑटो इम्यून डिजीज कहलाती है। तो ये पहला ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया। और दूसरा, ये आपका जाकर के आंख में दिक्कत पैदा नहीं करेगा, तो ये बात भी गलत हो गई। चलेगा, जिस बच्चे ने एक ने गलती से दे दिया उसका नाम नहीं बोले भैया जी, ध्यान से अपने ऑप्शन को चेंज करें डियर। नेक्स्ट क्या बोल दिया? मैटरनल एक्सपोजर टू रूबेला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक मां है जिसको प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला का इन्फेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात मैंने क्या बोली? रूबेला के कारण होने वाला कैटरेक्ट क्या कहलाता है? कंजेनाइटल कैटरेक्ट कहलाता है, बोले तो जन्मजात कहलाता है। अरे भैया जी, जन्मजात, जन्म के समय होने वाला कैटरेक्ट। और अपने भाई साहब बूढ़े हो चुके हैं 40 साल के, तो इनकी मां प्रेग्नेंट आज से 40 साल पहले हुई थी, इतना अब बुढ़ापा नहीं देखने को मिलेगा। ये बात सही है क्या? नहीं है। इस ऑप्शन को हटा दो। क्या होगा? क्या पॉसिबल? नहीं। आपको 1 साल नहीं 40 साल का पूछा है। 40 साल पहले भाई साहब इनकी मदर प्रेग्नेंट हुई थी और इनका जन्म हुआ था, तो यह ऑप्शन सरासर गलत हो गया। सी क्या बोल दिया? इंक्रीज IOP, इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ गया है डियर। तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? ग्लूकोमा। कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी? ग्लूकोमा वाली बीमारी होगी। ये नहीं होगा भैया जी, इसको भी हटा दो। IOP कितना देखने को मिलता है पता है या नहीं है? 8 से लेकर के 21 mm ऑफ Hg के रूप में आपका IOP देखने को मिलेगा डियर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्या बोल दिया? लंबे समय तक अगर स्टेरॉइड खा लिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी चला जाएगा। चलेगा, राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर हो गया डियर? स्टेरॉइड खा लिया, स्टेरॉइड की दिक्कत हो गई, या फिर यूवी रेज से भी देखने को मिलता है। याद रख लेना, किससे? यूवी रेज।
अगर यूवी रेज के साथ में एक्सपोजर हो रहा है तो भी होगा। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, सेनाइल कैटरेक्ट। क्या देखने को मिलेगा, सेनाइल कैटरेक्ट, यानी साहब बुढ़ापे के कारण, अरे एज हो गई है, एज के कारण तो मोतियाबिंद नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, बनेगा बूढ़े लोगों में भी बनेगा। वो क्या कहलाता है, सेनाइल कैटरेक्ट कहलाता है डियर। यूवी रेज से भी होता है, स्टेरॉइड से। स्टेरॉइड का मेन यूज कहां देखने को मिलता है, तो याद रख लेना बचपन में छोटी एज में देखने को मिले तो स्टेरॉइड रेस्पॉन्सिबल होगा। जन्म के टाइम हुआ तो रूबेला होगा, रूबेला वाला भी सही है। जिन बच्चों ने जवाब दिया ध्यान से सुनिएगा, जन्म के समय बोल दे तो जवाब देना है रूबेला, बचपन में देखने को मिले तो जवाब देना है स्टेरॉइड, और 55 में देखने को मिले यानी बुढ़ापे में देखने को मिले तो सेनाइल कैटरेक्ट बोला जाएगा। चलूं आगे डियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट से राफेल बॉक्स को उड़ाएगा भैया जी। जी हां, सेनाइल जहां जहां वर्ड यूज होता है बुढ़ापे के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन ने पूछा है ड्यूरिंग ए हीमोडायलिसिस, मरीज में कर रहे हैं हीमोडायलिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट ए ब्लड क्लोटिंग, मरीज में ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सी चलेगा, मरीज में ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी दवाई दोगे, कौन सी दवाई दोगे भैया जी, हीमोडायलिसिस। याद रखिएगा, जिन भाई साहब जिन भाभी जी की किडनी काम नहीं करती है उनकी किडनी के अंदर एक्यूमुलेशन किसका हो गया, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट का, किसका हो गया, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन हो गया है। मरीज के इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। इनकी किडनी तो निकाल नहीं रही है, आपको निकालना पड़ेगा, तो किससे निकालेंगे, हीमोडायलिसिस, यानी एक मशीन होती है हीमोडायलिसिस, उसके द्वारा ब्लड को फिल्टर करके कचरे को बाहर निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा याद रख लेना, मरीज को कौन सी मेडिसिन को बंद करना पड़ता है, कौन सी मेडिसिन को बंद करना है, तो मरीज में अगर हाइपरटेंशन की कोई भी मेडिसिन चल रही है इसको विथ होल्ड कर दो, इसको क्या कर दो, विथ होल्ड कर दो। क्यों कर दो भैया जी, क्योंकि जैसे ही आपने बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को निकाला भाई साहब में हाइपोटेंशन होगा, और फिर से आपने हाइपोटेंशन वाली मेडिसिन दे दी तो और ज्यादा दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा क्या होगा, मशीन में ब्लड जाएगा तो कहीं ब्लड जमा नहीं हो जाए, ब्लड जम नहीं जाए, ब्लड में क्लोट नहीं बन जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सी दवाई, एस्पिरिन दोगे, नहीं देंगे, वारफरिन दोगे, नहीं भैया, आज वारफरिन दे दी, ये तो 72 घंटे से रिजल्ट दिखाएगी, और अपने मरीज में हीमोडायलिसिस अभी चल रहा है, नहीं करेंगे। राइट आंसर क्या चला जाएगा, हिपेरिन। लास्ट बोल रहा है प्रोटामाइन, ये क्या आपका हिपेरिन का एंटीडोट है, ये आपका क्या है भैया जी, एंटीडोट ऑफ द हिपेरिन है, याद रखिएगा। तो मरीज में कौन सी दवाई दोगे, हिपेरिन नाम की दवाई देंगे, जिससे ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करेंगे। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिलेगा, कॉम्प्लिकेशन के बारे में अगर एग्जामिनर पूछ लेता है तो जवाब देकर के आना है, मरीज में कॉम्प्लिकेशन होगा हाइपोटेंशन। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मरीज में हाइपोटेंशन हो सकता है, और मरीज में क्या देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, मरीज में ब्लीडिंग क्यों होगी, क्योंकि आपने हिपेरिन दे दिया तो मरीज में ब्लड क्लोटिंग नहीं हुई, ब्लड क्लोटिंग नहीं हुई तो खून की नदियां बहनी लग गई शरीर से, तो ये रिस्क देखने को मिलेगी। हाइपोटेंशन क्यों होगा, मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को जब बॉडी से आपने निकाल दिया, अचानक से धड़ाम मरीज का बीपी गिर पड़ा। क्लियर हो गया। तो इन दोनों चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर मैं आपसे क्या बोल देता, पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, अगर मरीज में कौन सा चल रहा है, पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा है, पेरिटोनियम को काम में लेकर के मरीज में डायलिसिस कर रहे हो तो उसके अंदर रिस्क क्या होगी, तो पेरिटोनाइटिस, उसके अंदर रिस्क क्या देखने को मिलेगी, पेरिटोनाइटिस। अगर मरीज की पेरिटोनियल कैविटी काम में ले रहे हो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, चलेगा। क्लियर हो गया। याद रखिएगा, यह पेरिटोनिटाइल वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, वहां हाइपोटेंशन होगा। चले आगे, राइट आंसर इसका क्या चला गया, हिपेरिन। ब्लीडिंग को ऑब्जर्व करते जाना भैया जी, वरना दिक्कत कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बढ़िया, जल्दी से मैक्सिमम बच्चों को कनेक्ट कर दें। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम देखने को मिलेगा विकास शर्मा, जब अगर आपने क्या कर दिया, स्पीड के साथ में तेज तेज चेंज कर दिया तो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जल्दी से जवाब दीजिएगा भैया जी। ऑनलाइन कोर्स को प्ले स्टोर से उत्कर्ष क्लासेज का ऐप को इंस्टॉल करें, वहां से परचेज कर पाओगे अर्जुन सिगार। क्लियर हो गया डियर, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हेन असेसिंग ए पेशेंट विद ग्लूकोमा, जब ग्लूकोमा वाले मरीज को असेसमेंट करोगे द नर्स वुड एक्सपेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग, ग्लूकोमा वाले मरीज में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? तो पहला बोल रहा है कंप्लेन ऑफ द डबल विजन, अरे मुझे दो दो विजन देखने को मिल रहा है, डबल डबल चीजें देखने को मिल रही है, बोले तो कर्ण अर्जुन, दो ही कर्ण दो ही अर्जुन देखने को मिल रहा है। दूसरा बोल रहा है कंप्लेन ऑफ द हेलोज अराउंड द लाइट, हेलोज अराउंड द लाइट का मतलब क्या देखने को मिला? ये कोई लाइट है, इस लाइट के आसपास में क्या हो रहा है, इस प्रकार से किरणें नजर आ जाए। क्लियर है? एक कंसेप्ट तो ये होता है हेलोज अराउंड द लाइट। दूसरा क्या देखने को मिलता है, चलिएगा इसके अंदर एक नया चेहरा ड्रॉ कर देता हूं। ये आपकी क्लास वाले रोज वाले ये भाई साहब हैं, ये इन भाई साहब का चेहरा, ये सुंदर सा नाक, ये अच्छी से लिप्स। चलिएगा इन भाई साहब के चेहरे के पीछे ये आपको क्या देखने को मिल रहा है? सूरज जैसा, जी हाँ सन के जैसा पीछे से बैकग्राउंड फ्लैश नजर आ रहा है। ये आपका क्या कहलाता है? हेलोज कहलाता है। इसको बोलता है कलर हेलोज, इसको क्या बोला जाता है? कलर हेलोज। नेक्स्ट बोल रहा है आईओपी कितना हो गया? 15 mm ऑफ एजी। लास्ट बोल रहा है सॉफ्ट ग्लोबल्स ऑन द पाल्पेशन, तो सॉफ्ट ग्लोबल्स पाल्पेशन की कंडीशन एबनॉर्मल नहीं होती है, याद रखिएगा। तो ये बात कंडीशन सही हो गई। 15 mm ऑफ एजी आईओपी देखने को मिला, कोई दिक्कत है नहीं सर? 8 से 21 तो अभी बताया था, तो ये भी गलत। पहला बोल रहा है डबल विजन, तो डिप्लोपिया कहां देखने को मिलता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले मरीज में कहां देखने को मिलेगा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले मरीज में देखने को मिलेगा। या कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? कंप्लेन ऑफ द हेलोज अराउंड द लाइट। सर हम जब लाइट की तरफ देखते हैं तो हमें पीछे की तरफ ऐसा ऐसा नजर आता है, तो ये वाली कंडीशन दो ही जगह देखने को मिलती है, एक तो ग्लूकोमा में और दूसरा डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी में। कहां देखने को मिलती है? कलर हेलोज, डिजोक्सिन। डिजोक्सिन की मरीज में क्या हो गई? अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो नजर आएगी भैया जी, तो नजर आएगी। तो यार राइट आंसर क्या चला जाएगा? बी। करेक्ट आंसर क्या हो गया भैया जी? बी। तो याद रख लेना कैटरेक्ट में क्या होगा? ब्लर विजन हो जाएगा। ग्लूकोमा में क्या हो जाएगा? कलर हेलोज वाली कंडीशन या हेलोज अराउंड द लाइट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा? रेटिना में क्या होगा? सडन कर्टन फॉल वाला देखने को मिलेगा। कर्टन फॉल का मतलब सर मूवी की तरह पर्दा गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। किसका पर्दा गिर रहा है? आपका खुद का पर्दा गिर रहा है। दैट्स क्लियर। राइट आंसर क्या चला गया? बी। चले आगे डियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिएगा, मेजर साइड इफेक्ट ऑफ द हेलोपेरिडोल। एक भाई साहब, एक भाभी जी जिनको हेलोपेरिडोल नाम की दवाई चल रही है। थैंक यू सो मच डियर। चलिएगा क्वेश्चन ने क्या पूछा है? मेजर साइड इफेक्ट पूछा है हेलोपेरिडोल का। हेलोपेरिडोल कौन सी है? एंटी साइकोटिक ग्रुप की दवाई है, एंटी साइकोटिक ग्रुप की दवाई होती है हेलोपेरिडोल, जिसको क्या बोलते हो? मेजर ट्रॉन्कुलाइजर भी बोला जाता है। क्या बोलोगे भैया जी? मेजर ट्रॉन्कुलाइजर भी बोला जाता है, मेजर ट्रॉन्कुलाइजर भी बोला जाता है, याद रखिएगा। अब ये मेडिसिन का पहला बोल रहा है ड्राउजीनेस करेगा, दूसरे ने बोला है ड्राई माउथ, मुंह को सूखा सूखा कर देगा, तीसरे ने बोला ईपीएस करेगा, बोले तो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम करेगा, और लास्ट बोल रहा है एनोरेक्सिया यानी भूख कम लगेगी। तो याद रख लेना, सीवियर पूछा है, मेजर पूछा है, जवाब क्या चला जाएगा? ईपीएस। और ईपीएस के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? एकेथीसिया। क्या देखने को मिलेगा? एकेथीसिया। नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा? टार्डिव डिस्काइनेशिया, टार्डिव डिस्काइनेशिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डिस्टोनिया देखने को मिलेगा। अरे भैया जी नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा? शूडो पार्किंसोनिज्म। ये वाली भैया जी चीजें आपको नजर आती है तो समझ जाना दिक्कत कहां हो गई। ईपीएस वाले सिम्टम चले आए। क्या सिम्टम चले आए? ईपीएस वाले। अब मेरी बात को सुनो, पार्किंसन वाले मरीज में पिन रोलिंग ट्रिमर आएंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है कमेंट करके बता दीजिएगा। मोस्ट कॉमन कौन सा ईपीएस देखने को मिलेगा? इसके बाद में भी क्या देखने को मिलेगा? न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, एनएमएस बोलते हैं जिसको। क्या बोलोगे? न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम।
मैलिग्नेंट सिंड्रोम वाली कंडीशन, जिसमें क्या हो जाता है, वाइटल ऑर्गन के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, वाइटल ऑर्गन में चेंजेस देखने को मिलता है। डियर याद रख लेना, वाइटल ऑर्गन सबसे खतरनाक तो होता है एनएमएस, जो आपके ऑप्शन में नहीं था, तो यहां फिर जवाब क्या चला जाएगा, याद रखिएगा ये तो हो गया सबसे खतरनाक, क्योंकि वाइटल ऑर्गन में चेंजेज हो गया। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा देखने को मिलता है, एकथीसिया यानी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, मरीज एक जगह से दूसरी जगह उछल कूद करता रहता है। और इनमें से सबसे सीवियर कौन सा होता है, टार्डिव डिस्काइनेशिया। इसको क्या बोलोगे, सबसे सीवियर बोलोगे। क्यों बोलोगे, ये इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल का मतलब अगर भाई साहब भाभी जी को एक बार ये बीमारी लग गई तो वापस से ठीक होना पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली कंडीशन सबसे सीवियर कौन सी बता दी मैंने, टार्डिव डिस्काइनेशिया। कुत्ते की तरह बाहर जबान को लटका लेगा और मुंह से लार गिरती रहेगी, ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा देखने को मिलेगा। एकथीसिया का मतलब बंदर वाली कंडीशन, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह उछल कूद कर रहे हो, तो वो कंडीशन एकथीसिया कहलाती है, जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है। और इन सब में सबसे सीवियर बोले तो ईपीएस पहले आता है। ईपीएस को ठीक नहीं किया तो क्या चला आएगा, एनएमएस चला आएगा। क्या एमएमएस नहीं, एनएमएस चला आएगा। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया डियर। चले आगे, राइट आंसर क्या चला गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भैया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट से पढ़ के जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया। और एक बार मैक्सिमम बच्चे तक इस वीडियो क्लासेज को शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक बच्चा कनेक्ट हो जाना चाहिए भैया जी। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका ख्वाब नर्सिंग ऑफिसर बनना है और उसको अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ए पेशेंट अंडरगोज ए सर्जिकल प्रोसीजर दैट रिक्वायर्ड दैट द यूज ए जनरल एनेस्थीसिया। एक मरीज है जिसमें सर्जरी होनी है, सर्जरी को ठीक करने के, सर्जरी के लिए आपने जनरल एनेस्थीसिया लगा दिया। द फॉलोइंग जनरल एनेस्थीसिया द पेशेंट मोस्ट रिस्क। जनरल एनेस्थीसिया के बाद में आपको कौन सी रिस्क देखने को मिलेगी। जनरल एनेस्थीसिया क्यों लगाया, ताकि मरीज में पेन नहीं हो, मरीज को पता नहीं चले, मरीज को दर्द की अनुभूति नहीं हो, ये इसके कारण लगाया। पहला बोल रहा है एटेलेक्सिस हो जाएगा, यानी कोलैप्स ऑफ द एल्वोलाई। दूसरा बोल रहा है एनीमिया हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी। तीसरा बोल रहा है डिहाइड्रेशन, बॉडी में वॉल्यूम की कमी हो जाएगी, पानी की कमी। और लास्ट बोल रहा है पेरिफेरल एडिमा। एक भी बच्चे के गलत नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चा कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। क्या पेरिफेरल एडिमा होगा, सर पेरिफेरल एडिमा का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है। डिहाइड्रेशन होता है लेकिन इतना कोई जरूरी नहीं है, हम फ्लूइड को मेंटेन करेंगे, इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करते रहेंगे। एनीमिया वाली दिक्कत देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, सर हम स्टार्टिंग में पता कर लेंगे सर्जरी के दौरान कितना ब्लड लॉस होना है और हमारे बॉडी में कितना है, तो उस अनुसार हम उसको मेंटेन कर लेंगे। लेकिन इसकी मोस्ट रिस्क क्या देखने को मिलती है, एटेलेक्सिस देखने को मिलती है। जैसे ही मरीज को जनरल एनेस्थीसिया लगाया, याद रख लेना ये उसकी एल्वोलाई, मैंने आपको कोविड की क्लास में अच्छे से बता दी थी क्या होती है एल्वोलाई और क्यों होती है कोलैप्स। अब ये एल्वोलाई क्या हो जाएगी, ये जाकर के सर्फेक्टेंट में दिक्कत पैदा करेगा और ये आपकी पिचक करके क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि इनके अंदर न्यूमोसाइट फर्स्ट, जो आपकी न्यूमोसाइट फर्स्ट होती है वो गैसेज एक्सचेंज करती है, होगा नहीं होगा, मरीज सांस के लिए मरेगा। अरे भैया ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन ले आओ, मरता जा रहा हूं, ये वाली कंडीशन कब देखने को मिलेगी, एटेलेक्सिस। इसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या होगा, तो मरीज को जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले मरीज को समझा देना है, आपको डीप ब्रीथिंग और कफिंग करना है। मरीज को क्या समझा देना है, डीप ब्रीथिंग और कफिंग। डीप ब्रीथिंग और कफिंग के बारे में मरीज को पहले जानकारी दी जाती है प्री ऑप के अंदर, याद रख लेना, ताकि एटेलेक्सिस को प्रिवेंट कर पाओ। दैट्स क्लियर, राइट आंसर ए चला गया, बहुत बढ़िया। चलें आगे डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। भैया जी अननेसेसरी आपस में कमेंट नहीं करें, जी हाँ स्पायरोमेट्री काम में लेते हैं, बहुत बढ़िया डियर। क्वेश्चन ने पूछा है, सिमिटिडिन इज एडमिनिस्टर्ड 6 आवरली टू पेशेंट विद द बर्न। एक मरीज है जिसको हर 6 घंटे के बाद में आप सिमिटिडिन दे रहे हो, जिसके अंदर बर्न हो गया, बोले तो जल गया। एक जलना तो वो होता है जो आप लोग आपस में शेयर कर रहे हो, कब से मुझे कमेंट बॉक्स में नजर आ रहा है। तीसरे बंदे ने सही जवाब दे दिया तो पहला बंदा जल जल करके राख हो रहा है, बोले तो ऐश हो रहा है। एक जलना तो वो होता है और दूसरा जलना क्या हो गया, कोई केमिकल से जल गया या किसी भी कंडीशन से बर्न हो गया। अब इस बर्न वाले मरीज को हर 6-6 घंटे से सिमिटिडिन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, सिमिटिडिन क्या है, H2 ब्लॉकर है। क्या है भैया जी, H2 ब्लॉकर है।
H2 ब्लॉकर है यानी HCl के सीक्रेशन को रोकेगी। पहला बोल दिया है प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगी। दूसरा बोल रहा है रीस्टोर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो गया उसको करेगी। तीसरे ने बोला है प्रमोट रीनल फंक्शन, रीनल के फंक्शन जो डैमेज हो गए उनको वापस से ठीक करेगी। या लास्ट बोल रहा है प्रिवेंट कर्लिंग अल्सर। तो याद रख लीजिएगा, जब जब मरीज में बर्न होता है, बर्न के दौरान आपके स्टोमक की इंटरनल म्यूकोजा डैमेज होती है और वहां मरीज में क्या हो जाता है, अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। बर्न के बाद मरीज में HCl का लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण क्या हो जाता है, कर्लिंग अल्सर बन जाते हैं। तो कर्लिंग अल्सर कब देखने को मिलते हैं, आफ्टर द बर्न। क्लियर हो गया। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, ये नहीं देंगे। बहुत बढ़िया, क्या क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने अपने दिमाग लगा लिया कि सर ने इनडायरेक्टली हमको बोल दिया। इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक प्रिवेंट करेगी। रीस्टोर द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए मरीज को फ्लूइड देना पड़ेगा और फ्लूइड ऑफ द चॉइस कौन सी देखने को मिलती है, रिंगर लैक्टेट। क्लियर है, तो ये गलत। प्रमोट ए रीनल फंक्शन, रीनल फंक्शन को प्रमोट करने के लिए मरीज में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना करके रखो। क्लियर हो गया। तो ये भाई बात भी गलत है। तो आपका सिमिटिडिन जाकर के क्या करेगी, कर्लिंग अल्सर को प्रिवेंट करेगी। किसको करेगी भैया जी, कर्लिंग अल्सर। राइट आंसर डी चला गया। याद रखिएगा 6-6 घंटे से दे रहे हो सिमिटिडिन मरीज को। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। राइट आंसर डी, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू इंक्लूड ए नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए प्रिवेंट पेशेंट विद द एटेलेक्सिस। ध्यान से पढ़ना वरना भैंस पानी में जा सकती है। भैया जी पहले से संकेत दे दिया आप सभी को। विच इंटरवेंशन, कौन सा इंटरवेंशन मरीज में काम में लोगे जो बहुत ज्यादा जरूरी होगा नर्सिंग केयर प्लान के दौरान, जो आपका क्या करेगा, पेशेंट है एटेलेक्सिस का, मरीज में क्या हो चुका है, एटेलेक्सिस यानी एल्वोलाई कोलैप्स हो चुकी है। कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले ने बोल दिया गिव ए ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली एट द 3 लीटर पर मिनट, हर 3 घंटे से 3 घंटे तक उसको कंटिन्यू 3 लीटर के अनुसार उसको ऑक्सीजन देनी है कंटिन्यू। दूसरे ने बोला है पेशेंट कफ एंड डीप ब्रीथिंग 4 आवरली, उसको बोलेंगे हर 4-4 घंटे से डीप ब्रीथिंग और कफिंग करे। तीसरे ने बोला है पेशेंट को बोलेंगे इंसेंटिव स्पायरोमेट्री काम में ले हर 1-1 घंटे से। और लास्ट बोल दिया गेट द पेशेंट आउट ऑफ द ब्रेम टू द चेयर एवरी डे, हर दिन उसको चेयर पे बिठाना है। कमेंट फास्ट डियर, कॉपी पेस्ट मत करना भैया जी, कॉपी पेस्ट करते ही कमेंट बॉक्स में आपका नजर आ जाएगा, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों का सी जवाब आया। याद रखिएगा, अब जिस मरीज को एटेलेक्सिस हो गया उसको स्टिमुलेशन नहीं दोगे तो क्या मरीज में एल्वोलाई वापस से कोलैप्स वॉलेट खुलेगा, नहीं होगा, वो कोलैप्स ही रहेगा, रिजोल्व नहीं होगी। तो उसके लिए मरीज को कंटिन्यूअस कभी भी ऑक्सीजन नहीं देनी है, कभी भी कंटिन्यूअस ऑक्सीजन नहीं देनी है। और देनी भी कितनी है, लो फ्लो में देनी है, 2 लीटर के आसपास देनी है, ताकि मरीज खुद कंपनसेट करेगा और एल्वोलाई कोलैप्स होगी उसको रिजोल्व करेगा। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा बोल रहा है भाई साहब को बोलेंगे हर 4-4 घंटे से डीप ब्रीथिंग और कफिंग करें, नहीं भैया जी, एवरी आवरली करना है, हाफ एन आवर और आवर के साथ में मरीज को डीप ब्रीथिंग और कफिंग करना पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। लास्ट बोल दिया कि हर दिन उनको चेयर पे बिठाएंगे, भैया जी सुलाने से चेयर पे बिठाने के दौरान मरीज के लंग्स बोले तो फेफड़े में कोई परिवर्तन नहीं आता, आएगा कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये बात भी गलत। सर फिर कैसे परिवर्तन आएगा, अब देखिएगा मरीज की ये मैंने क्या बना दी थी, अभी बनाई थी भैया जी, नजर आ रही है वापस से, ये एल्वोलाई हो गई, इसके अंदर आपकी न्यूमोसाइट फर्स्ट और न्यूमोसाइट सेकंड देखने को मिल रही है। अब जैसे ही मरीज इंस्पायरोमेट्री काम में लेगा बोले तो आपने देखा होगा इस प्रकार की एक मशीन होती है, इस प्रकार की मशीन होगी जिसके अंदर अलग अलग कलर की बॉल्स देखने को मिलती है, जो क्या होगी जब मरीज उसके अंदर इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करेगा बोलों का मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसको क्या बोलना है, इनको अप करना है, उसके बाद में होल्ड करके रखना है। क्लियर है, ताकि आपकी टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, आपकी टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगी, जो कितनी होती है 500 ml। टाइडल वॉल्यूम में चेंजेज होगा तो एल्वोलाई खुलेगी, ऑफ कोर्स खुलेगी। तो मरीज को क्या जवाब देना है, राइट आंसर सी चला जाएगा। राइट आंसर भैया जी क्या चला जाएगा, सी। मरीज को क्या बोलना है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हैव द पेशेंट यूज ए इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, मरीज को सजेस्ट करनी है हर 1-1 घंटे के अंदर। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। चले आगे डियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा, फटाक से पढ़िएगा, झटाक से आंसर दीजिएगा और कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। क्वेश्चन ने पूछा है ड्रग यूज टू ट्रीट द पीडियाट्रिक एड्स। अरे भैया जी, एक छोटे बच्चे को एड्स हो गया, कुछ बच्चे तो दिमाग लगाए
कहेंगे सर छोटे बच्चे को एड्स हो कैसे गया, अभी तक तो उसने कुछ किया ही नहीं होगा। अरे उसने नहीं, लेकिन उसकी माताजी को होगा और माताजी से उसको मिल गया। बोले तो मदर टू चाइल्ड भी ट्रांसमिशन होता है, वैसे मिल गया होगा, या फिर किसी ने किसी एक्सीडेंटल कंडीशन के दौरान ब्लड एक्सचेंज में मिल गया होगा। आपसे तो दवाई पूछी है, दवाई कौन सी दें? ART एक वर्ड होता है, ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी क्लियर हो गया। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दोस्तों एड्स के मरीज में काम में लेते हैं। एडल्ट के लिए कब आई, तो आपको जवाब क्या देकर के आना है? पीडिया में कब आई? एडल्ट में आ गई थी आपकी 2004 को, और 2006 में कब आ गई बच्चों में? पीडियाट्रिक ART कब देखने को मिली थी? पीडियाट्रिक ART कब देखने को मिली थी? तो 2006 के अंदर, याद रखिएगा। तो अब आपके पीडियाट्रिक ART से मरीज की दवाई पूछी है, पहला बोल रहा है प्रोकानामाइन पेनिसिलिन। ये आप पेनिसिलिन मरीज में काम में लेंगे, चलेगा, फ्री में मिल गया। वर्टिकल ट्रांसमिशन, बहुत बढ़िया। क्या कह रहोगे? वर्टिकल, बहुत बढ़िया डियर, वर्टिकल ट्रांसमिशन क्लियर हो गया। पहला बोल रहा है प्रोकाइन पेनिसिलिन देंगे, जी नहीं देंगे। पेनिसिलिन देंगे मरीज को, पेनिसिलिन नहीं देना है। यहाँ कोई एंटीबायोटिक का काम नहीं है, मरीज में वायरल की बीमारी है, आपका HIV कैसा वायरस है दोस्तों, तो बैक्टीरिया काम नहीं करता। नेक्स्ट बोल रहा है एसाइक्लोवियर, तो सर वायरल है, एसाइक्लोवियर यहाँ काम में नहीं लेनी, ये गलत हो गया। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, ये गलत हो गया। ART के अंदर ड्रग आती है नेविरेपिन, कौन सी दवाई आती है? नेविरेपिन NNRTI के अंदर काउंट होती है, NNRTI ग्रुप से बिलोंग करती है। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर नाम की दवाई है, और वो दवाई कौन सी है? नेविरेपिन देनी है, बच्चे को देनी है। क्लियर हो गया। 2 mg के डोज के अनुसार कितनी दोगे? 2 mg पर kg के अनुसार इसका डोज बच्चे को लगेगा। दैट्स क्लियर, याद रखिएगा, ये इसको देंगे। बहुत बढ़िया। लेंटी वायरस, एक दिन अपन ने एड्स को एंजॉय कर लिया था, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलेगा, ये तो सेम ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा है? द डिस्कवर दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज मेड। अरे भैया जी, सबसे पहले डिस्कवर्ड होने वाली एंटीबायोटिक का नाम बताइएगा जरा, जोर से आवाज इतनी गूंज उठनी चाहिए, यानी लग जाना चाहिए कि हाँ सर हमको पता है, हम 1 सेकंड के अंदर बता देंगे। बताइएगा सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, किसने खोजी थी? सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी और किसने खोजी थी? रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोसेफ लिस्टनर या विलियम हेरवे? जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या चला जाएगा? बहुत बढ़िया। कौन सी दवाई थी? पेनिसिलिन। कौन सी दवाई थी? पेनिसिलिन ग्रुप से पेनिसिलिन नाम की दवाई थी, और जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के भाई साहब ने की थी। राइट आंसर बी चला गया। बहुत बढ़िया डियर। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ लिया? इन विच इन द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएट विद द कीमोथेरेपी। अरे भैया जी, एक मरीज है जी, उसको क्या हो गया? कैंसर नाम की कोई बीमारी है, और कैंसर के इलाज के लिए जो ट्रीटमेंट काम में लेते हैं उसको क्या बोल दिया? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब क्या काम में ले रहे हो? थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट, और कीमो का मतलब मेडिसिन दे रहे हो। मेडिसिन कैंसर के मरीज में मेडिसिन का यूज करना कीमोथेरेपी कहलाता है। आपसे पूछा है मोस्ट कॉमन कौन सा साइड इफेक्ट होगा? पहला बोल रहा है पेन होगा, दर्द होगा, अथक दर्द होगा। दूसरे ने बोला इनफर्टिलिटी होगा। तो मेरे हिसाब से अब एक भी बच्चे को यह कंफ्यूजन नहीं होगा सर स्टेरिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी क्या होती है, या इंपोर्टेंसी क्या होती है। तीर और धनुष पढ़ा दिए थे, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बोल दिया एलोपेसिया, यानी भाई साहब गंजे हो जाएंगे, सर से बाल उड़ जाएंगे। कैसा देखने को मिलेगा? जी हाँ, खाली मैदान हो जाएगा। लास्ट बोल रहा है डिसफेजिया, डिफिकल्टी इन द स्वॉलोइंग हो जाएगी। डिफिकल्टी इन द स्वॉलोइंग कब देखने को मिलती है? जब मरीज में रेडियोथेरेपी होती है। रेडिएशन की किरणें जाकर के क्या करती है? ईसोफेगस और लेरिंग्स को भी स्पाजम कर देती है, तो सांस में भी दिक्कत होती है और खाने में निगलने में भी दिक्कत होती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पहला बोल रहा है दर्द हो रहा है, तो दर्द इतना नहीं होता है। मोस्ट कॉमन वाली कंडीशन में कभी भी दर्द नहीं देखने को मिलता है, ये हटा दो। सर इनफर्टिलिटी होता है रेयर कंडीशन में आपका इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। और कब देखने को मिलता है? रेडियोथेरेपी।
अगर किसी मरीज में रेडियोथेरेपी काम में ले रहे हो, रेडियोथेरेपी का मतलब कोई भी भाई साहब, कोई भी व्यक्ति है जिसके अंदर प्राइवेट पार्ट यानी पेरिनियल वाले एरिया के अंदर कोई कैंसर था, उस कैंसर की सर्जरी के बाद में आपने रेडिएशन लगा दिया, तो अब वो रेडिएशन जाकर के क्या कर देगी, आपके जी हां गैमेट्स को डैमेज करना शुरू कर देगी और उसके कारण आप में स्पर्म नहीं बनेगा, उनमें ओवम नहीं बनेगा, इनफर्टिलिटी वाली कंडीशन, स्टेरिलिटी देखने को मिल सकता है। तो ये या नहीं होता है, ये इरिवर्सिबल में काउंट होता है, याद रख लेना। अगर इसका पूछ ले ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब अगर एक बार इनफर्टिलिटी हो गई तो फिर ये मत सोच लेना वापस से सही हो जाएगी, हो गई तो हो गई, लेकिन एक बार अगर सर से अगर बाल उड़ गए तो वापस से, क्या बात है पूजा चौधरी, कहां से इमेज ढूंढ करके लाए हो गंजे व्यक्ति का, बहुत बढ़िया डियर। राइट आंसर क्या चला जाएगा, एलोपेशिया। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, रिवर्सिबल पूछे तो एलोपेशिया, एक बार सर गंजा हो गया वापस से बाल आ जाएंगे, क्यों हो गया, याद रख लेना। जब भी मरीज के अंदर आपकी कीमोथेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी को कोई स्पेशल ऐसी जानकारी नहीं होती है कि ये कैंसर सेल है या ये वो सेल है, वो जाकर के सब पे अटैक करती है। किस पे अटैक करती है, एक्सेसिव ग्रोथ वाली सेल या जो डेली ग्रोथ होती है, क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ वाली जो भी सेल्स होती है उनके ऊपर वो जाकर के अटैक करती है। अब मुझे बताओ कि एक मरीज है जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, स्पर्म का निर्माण होता है, तो वो जाकर के क्या कर देगा, स्पर्म को मार देगा, वो क्या कर देगा, स्पर्म को मार देगा। ठीक है साहब, हेयर के अंदर डेली ग्रोथ देखने को मिलती है, हाँ सर हेयर के अंदर डेली ग्रोथ देखने को मिलती है, मरीज में क्या कर देगा, हेयर ग्रोथ को रोक देगा, मरीज गंजा हो जाएगा, फॉल डाउन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच डियर, बहुत बढ़िया चलेगा। तो हेयर फॉल वाली डाउन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, मरीज में एपेटाइट में चेंजेज होगा, ऑफ कोर्स होगा, तो ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये तो आपका क्या होता है, रिवर्सिबल। अगर आपसे एलोपेशिया पूछे गंजापन तो रिवर्सिबल होता है और ये क्या होगा, इरिवर्सिबल। बचने का तरीका टोपी पेन लेना। चले आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया भैया जी, फटाफट से जवाब दीजिएगा। व्हाट टर्म डिस्क्राइब द सॉफ्टनिंग ऑफ द टिश्यू बाय द वेटिंग एंड द शॉकिंग। चलेगा, ध्यान से जवाब दीजिएगा भैया, वरना क्या हो सकता है, राफेल बीच सड़क पे लैंड हो सकता है, लैंड मत होने दीजिएगा। चलेगा, क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा ऐसा शब्द काम में लोगे जो आपको बता रहा है सॉफ्टनिंग के बारे में। किसका सॉफ्टनिंग, टिश्यू का हो रहा है, वेटिंग और द शॉकिंग कंडीशन को क्या बोला जाएगा। पहला बोल रहा है स्कार बन जाना, दूसरा क्या बोल रहा है मैसीरेशन, तीसरे ने क्या बोला है स्लगिंग, और लास्ट क्या बोल दिया एंजियोजेनेसिस वाली कंडीशन देखने को मिली है। राइट आंसर क्या जाएगा, देख रहा हूं कौन होगा राफेल स्टूडेंट आज के इस क्वेश्चन का, कौन होगा भैया जी राफेल स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, कमेंट फास्ट डियर। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है लेकिन क्या नहीं कर रहा भैया जी, कमेंट नहीं कर रहा है। कमेंट कीजिएगा तभी खुद को कॉन्फिडेंट करोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। गई 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 विशाल, बहुत बढ़िया। टुडे राफेल स्टूडेंट का नाम है विशाल, एकमात्र बच्चे ने सही जवाब दिया, बाकी सबके सब बच्चों की गई भैंस पानी में, सबके सब बच्चों की गई भैंस पानी में। पकड़ के लाओ खुद को और भैंस को, फिर समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने पूछा है शॉर्टनिंग, अरे भैया जी एस्कार का मतलब क्या हो जाता है, थिकनेस देखने को मिलती है। टिश्यू की क्या हो गई, थिकनेस हो गई। टिश्यू में क्या देखने को मिल रहा है, नेक्रोसिस वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। टिश्यू क्या हो गया भैया जी, हार्ड हो जाता है, ये कंडीशन कहलाती है एस्कार। क्लियर हो गया, तो ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत। स्लगिंग का मतलब क्या देखने को मिल रहा है, यही आपका थिक और नेक्रोस टिश्यू होता है, ये क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। कहां से सेपरेट हो रहा है, अपनी जो वॉल होती है उससे, यानी सेपरेशन फ्रॉम द वॉल, जो इसकी दीवार से जहां ये चिपका हुआ था वहां से अलग हो जाना कंडीशन कहलाती है स्लगिंग। लेकिन कैसा होता है, थिक होता है, और थिक के साथ में कैसा होता है, नेक्रोटाइज होता है, नेक्रोटाइज होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज। तो ये भी नहीं होगा। एंजियोजेनेसिस, जहां जहां जेनेसिस वर्ड आता है इसका मतलब नया हो रहा है, जेनेसिस का मतलब न्यू हो रहा है, और एंजियो का मतलब क्या हो, वेसल से जुड़ा हुआ है। तो न्यू क्या हो रहा है, न्यू वेसल्स का निर्माण हो रहा है, नई वेसल्स का निर्माण होना एंजियोजेनेसिस कहलाता है। याद रखिएगा किसी भी संरचना के अंदर नई वेसल्स का निर्माण एंजियोजेनेसिस, तो ये भी गलत। तो सर इसको क्या बोले, सॉफ्ट को बोलो मैसीरेशन।
कई बच्चे दिमाग लगा रहे हैं सर मैसीरेशन का मतलब तो छिलना होता है, हमको पता था। तो भैया पता था तो जवाब क्यों नहीं दिया? राइट आंसर बी चला गया। एस्कार होगा? नहीं होगा। लेसिरेशन हो आपका मैसेरेशन होगा? जी हाँ मैसेरेशन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सॉफ्टनिंग पूछा था और सॉफ्टनिंग बी में जाएगा। यहां नेक्रोटाइज हार्ट देखने को मिलेगा। एंजियोजेनेसिस का मतलब कोई भी आपकी टिश्यू का कोई भी संबंध देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गया? चौक गए मुन्ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ शानदार और जानदार क्वेश्चन डील करेंगे, जल्दी से मैक्सिमम बच्चे को कनेक्ट कर देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द एड्स इन द इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर एड्स का मोस्ट कॉमन कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? एड्स का इन्फेंट के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा सिम्टम देखने को मिल रहा है? इन्फेंट का मतलब क्या हो गया? चलेगा बी ही दिया था, मुझे नजर क्यों नहीं आया? आपने दिया, फिर मुझे क्यों नजर नहीं आया? बहुत बढ़िया, कोई नहीं दिया तो बहुत बढ़िया बात है, बधाई हो भैया जी आपको। क्वेश्चन ने क्या पूछा? लेस देन 1 ईयर। हाँ अब तो आप सभी लोगों ने दिया था। मेरी आंखें तो बंद थी, मेरी आंखों की जगह तो लट्टू लगे हुए थे जो मुझे कमेंट नजर नहीं आया था। ऐसा नहीं था भैया जी, मैंने उल्लू की तरह आंखों को फाड़ फाड़ करके देख रहा था कि कब आए कब आए कब आए, लेकिन आप लोगों का कमेंट नहीं आया था। फिर मुझे मजबूरन एक बच्चे का कमेंट बी नजर आया और उसका आंसर करेक्ट गया था। क्वेश्चन ने इन्फेंट में जीआई इन्फेक्शन होगा, परसिस्टेंट कफ होगा, रेसेज होगा, लिम्फेडिनोपैथी होगी, क्या देखने को मिलेगा भैया जी? तो याद रख लेना, सबसे पहले जीआई नहीं होता है। जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल की एंट्री होती है तो सबसे पहले कौन अटैक करता है? अपनी डिफेंस। कौन अटैक करता है? डिफेंस उसके ऊपर अटैक करेगी। और किसी भी पार्ट के अंदर जब भी एंट्री होगी तो उसका नियर बाई लिम्फ नोड, उसका क्या होगा? नियर बाई लिम्फ नोड, जो भी लिम्फ नोड होगा, जो भी उसका लिम्फ नोड होगा। सर लिम्फ नोड क्या है? तो लिम्फ नोड का मतलब पुलिस स्टेशन। अपनी बॉडी का पुलिस स्टेशन, हर एक बॉडी के ऑर्गन के पास में लिम्फेटिक सिस्टम होता है। और लिम्फ नोड क्या होता है? उसकी डायलेटेड संरचना। अब मुझे बताओ, जैसे ही बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आया, आते ही उसके ऊपर उसने अटैक किया। अरे अटैक तो कर दिया, लेकिन वायरस बड़ा तगड़ा था, मोटा था, जानदार था, शानदार था, वो तो मरा नहीं। मरने के चक्कर में इसकी क्या बढ़ा गया? इसकी साइज बढ़ा गया। तो मरीज में क्या देखने को मिलेगी? लिम्फ एडिनोपैथी वाली चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले मरीज में क्या देखने को मिलेगा? लिम्फ एडिनोपैथी। राइट आंसर डी, याद रखिएगा। रेसेज बॉडी पे निशान आएंगे? नहीं आएंगे। परसिस्टेंट कफ होगा? नहीं होगा। जीआई होगा? नहीं होगा। परसिस्टेंट ड्राई परसिस्टेंट कफ किसका साइड इफेक्ट है भैया जी? कमेंट कीजिएगा। ड्राई परसिस्टेंट कफ कौन से मरीज के अंदर देखने को मिलता है? जवाब दीजिएगा। जो जो मरीज कौन सी दवाई खा रहे हैं? ACE इनहिबिटर, उन मरीजों में क्या देखने को मिलेगा? ड्राई परसिस्टेंट कफ। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर नाम की जो दवाई खा रहे हैं, उन मरीज में क्या देखने को मिलेगा? ड्राई परसिस्टेंट कफ। तो फिर क्या करें? मेडिसिन को चेंज कर दो। ये मेडिसिन कौन सी होती है जो मरीज हाइपरटेंशन वालों को दी जाती है? भैया जी ये मेडिसिन कौन सी होती है जो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं? हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। क्लियर हो गया डियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये ले लीजिएगा, ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिएगा, वरना यहां भी गड़बड़ हो जाएगी। और आप सभी को कसम है, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। सभी बच्चों को जिनकी मानते हो उनकी है, क्या है वो है, लेकिन कमेंट कीजिएगा, लेकिन कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। क्वेश्चन ने पूछा विच सब्सटेंस इनेबलिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग के दौरान ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? वुंड हीलिंग के दौरान मैं हंसता नहीं हूं कभी, चलिएगा हंस के दिखाएंगे, ये देखिएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आपने बोला और हम हंस दिए। ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द वुंड हीलिंग, पहला बोल रहा है जिंक करेगा, दूसरा विटामिन B6 करेगा, तीसरा बोल रहा है फोलेट करेगा, लास्ट बोल रहा है विटामिन C करेगा। कमेंट फास्ट डियर। ABCD, क्या बात है, मैक्सिमम बच्चों के डी जवाब आ रहे हैं। क्या बिना कॉपी पेस्ट इतना तगड़ा जवाब दे दिया भैया जी? बहुत बढ़िया। चलिएगा, मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत है, कुछ ही बच्चों का सही जवाब आया है। राइट आंसर क्या चला जाएगा? जिंक मदद करेगा। जी हाँ, जिंक यहां मदद नहीं करेगा भैया जी। जिंक क्या मदद करता है? ये प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है।
प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करेगा और जिसके कारण मरीज में क्या होगा, वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है। लेकिन यहां मैंने लिखा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, नहीं करेगा। विटामिन B6 क्या करता है, विटामिन B6 कोलेजन फाइबर को क्या करता है, स्टिमुलेट नहीं करके उसको कंप्रेस करता है। किसको, कोलेजन फाइबर को क्या करता है भैया, ये सप्रेस करता है। कोलेजन फाइबर को सप्रेस करके ये भी आपकी क्या करता है, वुंड हीलिंग में मदद करता है। वुंड हीलिंग को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। कोलेजन फाइबर को प्रिवेंट करेगा, वुंड हीलिंग को प्रमोट करेगा, लेकिन ऑक्सीजन को करेगा, नहीं करेगा। लास्ट में लिखा है विटामिन सी। विटामिन सी जाकर के क्या करता है, याद रख लेना, ये कोलेजन फाइबर का निर्माण करता है। किसका करेगा, कोलेजन फाइबर का निर्माण करेगा, और जिससे क्या होगी, वुंड हीलिंग प्रमोट होगी। अरे सारी की सारी चीजें जरूरी है, सारी की सारी चीजें वुंड हीलिंग में जरूरी है, लेकिन यहां गड़बड़ क्या होगी, वुंड हीलिंग को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। लेकिन मैंने क्या पूछा था, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो कौन करेगा भैया जी, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर सी, फोलेट होता है भैया जी जो आपके वुंड हीलिंग के मदद करता है। राइट आंसर क्या चला जाएगा, सी। नया सीखने को मिला, बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा रहा हूं इस क्वेश्चन पे, ध्यान से देख लेना। यानी ये सारी की सारी चीजें आपको वुंड हीलिंग में मदद करती है, लेकिन कौन तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, कौन कोलेजन फाइबर को सप्रेस करता है, कौन कोलेजन फाइबर को स्टिमुलेट करता है, और फोलेट होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। दैट्स राइट आंसर क्या गया, सी। बहुत बढ़िया आइडिया। चले आगे, इसीलिए बोलता हूं जीवन के अंदर चीजों को रटे नहीं, अपने कंसेप्ट बनाए, कंसेप्ट ही बहुत ज्यादा जीवन में जरूरी है। चलेगा, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उत्कर्ष परिवार अपना ऑफलाइन बैच लेकर के आ चुका है। बैच की शुरुआत हो चुकी है भैया जी 6 दिसंबर से। 6 दिसंबर से आपका ऑफलाइन का बैच स्टार्ट हो गया। इसको आप दोनों रूट में दे सकते हो, लाइव फ्रॉम क्लासरूम खरीद करके इंडिया के अंदर किसी भी कोने में बैठे हुए इस बैच के अंदर पढ़ाई जानकारी ले सकते हो। यह जानकारी लेने का तरीका क्या होगा, आज ही प्ले स्टोर से उत्कर्ष क्लासेज के ऐप को इंस्टॉल करें। इसी बुक कवर के साथ में ये आपको कोर्स अवेलेबल मिलेगा, जिसको परचेज कर पाओगे, जिसकी फीस क्या है, मात्र 8,500 रुपए। अगर कोई भी व्यक्ति है जो ऑफलाइन के अंदर आकर के पढ़ना चाहता है तो फीस क्या देखने को मिलेगी, 20,000 रुपए फीस क्या होगी, 20,000। लेकिन क्या है, अभी ऑफर चल रहा है। अभी क्या चल रहा है भैया जी, ऑफर के अंदर क्या होगा, स्टार्टिंग याद रख लेना, स्टार्टिंग 200 स्टूडेंट को क्या देखने को मिलेगा, 200 स्टूडेंट्स के लिए क्या देखने को मिलेगा, 2000 का डिस्काउंट है। 2000 का क्या रहेगा, डिस्काउंट रहेगा। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। यानी उनके लिए ये फीस बनकर के क्या हो जाएगी, उनके लिए भैया जी ये फीस क्या हो जाएगी, 18,000 रुपए। स्टार्टिंग के 200 स्टूडेंटों के लिए यह फीस 18,000 हो जाएगी। ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। जो यह जोधपुर सेंटर से बाहर बैठे हैं वो ऑनलाइन परचेज कीजिएगा आज ही और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। नर्सिंग ऑफिसर बनने का सुनहरे अवसर को प्राप्त कीजिएगा। बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी की भरमार आने वाली है। बोले तो ESIC की, RRB की वैकेंसी आने वाली है, GMCH की वैकेंसी जो आपके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं उसकी भी एग्जाम होने वाला है। आपके लिए DSSB की वैकेंसी आने वाली है। बहुत लॉट के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आज ही इस क्लासेस से जुड़ जाएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा, अपने और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर संपर्क कीजिएगा और जानकारी मिल जाएगी। आसान तरीका है, आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इस बुक कवर के साथ में ये कोर्स अवेलेबल है, इसको परचेज कीजिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। चले आगे डियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम बच्चे तक ये इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है। कोचिंग जोधपुर में डियर, पूनम श्रीवास्तव जोधपुर के अंदर कोचिंग है, ऑफलाइन सेंटर जोधपुर में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, गुथरी टेस्ट कैन बी यूज फॉर द डायग्नोस। गुथरी टेस्ट कौन सी बीमारी की जांच के लिए काम में लोगे, गुथरी टेस्ट कौन सी बीमारी की जांच के लिए काम में लोगे। तो पहला बोल रहा है गैलेक्टोसीमिया के लिए, दूसरा बोल रहा है टायरोसिनिया, तीसरा बोल रहा है एल्कोप्रोटीनुरिया, लास्ट बोल रहा है फिनाइल कीटोयूरिया। कोचिंग जोधपुर के अंदर है, जोधपुर राजस्थान के अंदर है, राजस्थान भारत के अंदर है, भारत एशिया के अंदर है। क्लियर हो गया डियर, बहुत बढ़िया। चलिएगा, किसके लिए करोगे गुथरी टेस्ट। गुथरी टेस्ट किया जाता है फिनाइल कीटोयूरिया, फिनाइल एनानिल नाम का एक हार्मोन आप होता है,
असेंशियल एमिनो एसिड होता है। फिनाइन एलेनिन नाम का, इसको कन्वर्ट कौन करता है? फिनाइन एलेनिन हाइड्रोक्साइड इसको कन्वर्ट करता है किसमें? टायरोसिन में। किसमें करेगा? टायरोसिन में कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये कंडीशन हो ही नहीं पाती है, असेंशियल एमिनो एसिड नहीं बन पाता है। क्या नहीं बन पाता है? असेंशियल एमिनो एसिड, यानी जिनकी जरूरत होती है किसकी? असेंशियल। असेंशियल का मतलब जो आपकी बॉडी में निर्माण नहीं होते हैं, जो आपकी बॉडी में क्या नहीं होते हैं? जरूरी होते हैं, लेकिन उनका निर्माण नहीं होता, असेंशियल एमिनो एसिड काउंट होगा। अब जब फिनाइल एलेनिन आपका टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइड की कमी के कारण। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, चलेगा। क्या हो गया? बिना फालतू के इमोजी नहीं बनाए। बच्चे का सही सवाल था। कोचिंग कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। क्लियर है? चिंता नहीं करें डियर। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ राइट आंसर क्या चला जाएगा? अब मरीज के अंदर जब इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो यूरिन में क्या देखने को मिलेगा? फिनाइल जब आपकी ब्रेकडाउन में होगा तो कीटोन बॉडीज के रूप में यूरिन में एक्सक्रीट होगी, तो ये कंडीशन कहलाएगी फिनाइल कीटो यूरिया, जो मोस्ट कॉमनली कब देखने को मिलती है? बचपन में देखने को मिलती है। याद रख लीजिए, हाँ, मोस्ट कॉमनली कब देखने को मिलेगी? बचपन वाली एज के अंदर देखने को मिल रही है। अगर इसको आपने ट्रीट नहीं किया तो ये मरीज के अंदर क्या कर देगा? मेंटल रिटार्डेशन, यानी बच्चे का मानसिक विकास नहीं देखने को मिलेगा। बच्चा कैसा होगा? एमआर देखने को मिल सकता है। एमआर वाली कंडीशन बच्चे में देखने को मिल सकती है। इसके लिए जांच करते हैं, उस जांच का नाम क्या है? गुथरी टेस्ट है। एक टेस्ट होता है गुइक टेस्ट, जो ओकल्ट ब्लड के लिए की जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। राइट आंसर डी चला गया। बहुत बढ़िया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाक से पढ़िएगा, झटाक से जवाब दीजिएगा। चलिएगा, जितना भी दिमाग लगाना है क्वेश्चन के ऊपर लगाने की कोशिश करें डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? द नर्स इज ए टीचिंग ए ग्रुप ऑफ ए पेशेंट। एक नर्स क्या कर रही है? द नर्स इज ए टीचिंग, नर्स टीच कर रही है ग्रुप ऑफ द पेशेंट। ग्रुप में अंदर पेशेंट है। केयर अटेंडेंट अबाउट द इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर। इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कैसे तो होता है इन्फेक्शन, कैसे उसको किया जाता है कंट्रोल, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है। चलेगा। द नर्स टेल द ग्रुप, क्या बोल दिया? द नर्स टेल द ग्रुप दैट द फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन, फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन के अंदर कौन सी चीज काम में लेनी है जो प्रिवेंट करेगी स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन को फैलने से रोकेगी। भैया जी, जो इन्फेक्शन को फैलने से रोकेगी तो क्या चीज करनी है? इन्फेक्शन क्या होता है? कोई भी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलती है या इन्फेक्शन क्रिएट करती है, अब उसको प्रिवेंट करना है तो रोकथाम का अच्छा उपाय क्या? हाथ धो लो भैया जी। क्या कर लो? रगड़ रगड़ के अपने हाथों को अच्छे से धो लो। पहला बोल रहा है ग्लव्ज पहन लो, तो ग्लव्ज वो बाद में पहनेंगे, पहले हाथ धो लो। दूसरा बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेड एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक किस किस को लगा करके इन्फेक्शन को रोकोगे। तीसरा बोल दिया हैंड हाइजीन, जी हाँ हैंड हाइजीन बोल दो, हैंड वॉशिंग बोल दो। लास्ट बोल रहा है असेसिंग ए प्राइवेट रूम फॉर पेशेंट। अरे रूम के लिए अलग अलग रूम बुक करना, तो ये कोई होटल नहीं है, हॉस्पिटल है भैया जी। तो प्राइवेट रूम जिसको रिक्वायरमेंट है उसी को दिया जाएगा, हर एक मरीज को नहीं दिया जाएगा। एंटीबायोटिक की जिसको रिक्वायरमेंट होगी उसी को देंगे। और ग्लव्स कब पहनेंगे? जब या तो कोई इन्वेजिव प्रोसीजर करेंगे या कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन करेंगे। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन का मतलब टच करते ही अपने को फैल जाएगी या उसको फैल जाएगी, तो यह दिक्कत देखने को मिलेगी। लेकिन हैंड हाइजीन आपको हर एक पेशेंट के अंदर करनी है। राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी। याद रखिएगा, एम्स दिल्ली ने आपका मॉर्निंग या इवनिंग किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन जरूर पूछा होगा, हैंड हाइजीन का हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन। क्लियर है? राइट आंसर क्या चला गया? सी। सबसे बेस्ट तरीका होता है पहला ये, दूसरा डिपेंड अपॉन द कंडीशन। अगर रेस्पिरेटरी है तो रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन काम में लो, अगर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन है तो ग्लव्स वगैरह काम में लो। बहुत बढ़िया। राइट टेक्निक क्या होगी? सुमन के। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा है? लेसिथिन और स्पिंगोमायोलिन रेशियो इज डन टू असेस द मैच्योरिटी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। लेसिथिन और स्पिंगोमायोलिन का रेशियो क्यों चेक करते हो? लेसिथिन, बहुत बढ़िया, दो क्वेश्चन आए थे। बहुत बढ़िया डियर। क्या पूछा है आपसे? लेसिथिन और स्पिंगोमायोलिन का रेशियो क्यों चेक करते हो, या किस चीज के लिए करते हो? मैच्योरिटी किसकी देखना चाहते हो? लंग्स की, फीटल सर्कुलेशन की, ब्रेन की, या रेस्पिरेशन की? किसकी मैच्योरिटी देखना चाहते हो? मैच्योरिटी का मतलब मैच्योरेशन आ गया, परिपक्व हो गया, तैयार हो गया। तो याद रखिएगा ये एलएस रेशियो क्या होता है? 2:1 देखने को मिलता है। कब बन करके तैयार हो जाता है? बनना शुरू होता है 20 वीक के ऊपर। जब बच्चा अपनी गेस्टेशनल लाइफ के अंदर 20 वीक का हो जाता है, तब इसका निर्माण शुरू होता है। और ये बनकर के कब तैयार हो जाता है? 34 वीक पर ये आपका बनकर के तैयार हो जाएगा। लेकिन अब मुझे बताओ, कोई भी बच्चा जो 34 वीक से पहले जिसने जन्म ले लिया, क्या उसके अंदर एलएस रेशियो तैयार है? नहीं है। ये एलएस रेशियो किस में मदद करता है? याद रखिएगा, ये सरफेस टेंशन को बढ़ा देता है। ये क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है।
क्या करेगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा और क्या प्रिवेंट करेगा, क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा भैया जी, किसको करेगा, प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई, कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई, एल्वेलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेगा। अब एल्वेलाई कोलैप्स नहीं होगी तो मरीज में गैसेज एक्सचेंज होगा और उसके लंग्स की मैच्योरिटी देखने को मिलेगा, लंग्स अच्छा होगा, परिपक्व होगा, पका हुआ होगा। क्लियर है जी हाँ, सेक टेस्ट किया जाता है, बहुत बढ़िया डियर। तो यहाँ किसके लिए जानकारी ले रहे हैं, लंग्स के लिए। राइट आंसर क्या चला जाएगा, ए। फीटल सर्कुलेशन का यहाँ कोई संबंध नहीं है, ब्रेन का कोई नहीं है, रेस्पिरेशन का नहीं है। आपके लंग्स की मैच्योरिटी के बारे में जानकारी कौन देता है, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिस। प्री मैच्योर वाले बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा तो सर इसकी कमी देखने को मिलती है, जी हाँ, बबल टेस्ट किया जाता है, शेक टेस्ट किया जाता है, बहुत बढ़िया डियर। अगर कोई भी बच्चा है जिसका जन्म पहले हो रहा है, समय से पहले, तो उस मरीज को क्या देना है, इसको स्टिमुलेट कौन करता है, स्टेरॉइड। कौन करता है, स्टेरॉइड भैया जी, इसको क्या करता है, स्टिमुलेशन करता है। क्या करेगा, स्टिमुलेशन का काम करेगा, स्टिमुलेट कर देगा तो मरीज में क्या देखने को मिलेगा, इसका निर्माण हो जाएगा। और स्टिमुलेशन के लिए आपको क्या करना है, कौन सी दवाई देनी है और कितनी देनी है, कमेंट फास्ट डियर। स्टिमुलेशन के लिए कौन सी दवाई दोगे और कितनी दोगे, याद रख लेना। कोई भी फीमेल जिसके अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, उसके बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एलएस रेशियो कम होगा, उसके अंदर एलएस रेशियो कम होगा और बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, कोलैप्स हो जाएगी एल्वेलाई। कौन सा स्टेरॉइड दोगे, कितना दोगे, कितने डोज लगेंगे, कितना पहले देना है, 48 घंटे पहले देना है, बिक्लोमेथासोन देना है, 12 mg का डोज देना है, बहुत बढ़िया डियर। कौन सी दवाई दोगे, बिक्लोमेथासोन, बिक्लामेथासोन और डेक्सामेथासोन आपको मरीज को देना है। डेक्सामेथासोन और बिक्लामेथासोन मरीज को देनी है, कब देनी है, बिफोर 48, कम से कम 48 घंटे पहले आपकी नींद उड़ जानी चाहिए कि हमारा बच्चा पैदा होने वाला है और कम से कम अच्छा बच्चा पैदा हो, प्री मैच्योर वाली कंडीशन है, सर्फेक्टेंट नहीं बना तो कौन सी दवाई दे दें, तो बिक्लामेथासोन और डेक्सामेथासोन दे देना, 12 mg का डोज देना है। कितने इंजेक्शन लगेंगे, 2 इंजेक्शन लगेंगे भैया जी, 12-12 घंटे के गैप के ऊपर 2 इंजेक्शन मरीज को देने हैं, इंट्रामस्कुलर देना है, सर्फेक्टेंट तैयार हो जाएगा, आपका बच्चा सुरक्षित है, अच्छा है। चले आगे, अगर ये दे दिया तो बच्चा अच्छा हो गया। और डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन के अंदर याद रखिएगा क्यों दिक्कत हो गई, ये आपका डायबिटीज मेलाइटस जाकर के इसको सप्रेस करता है, ये स्टेरॉइड को कम करेगा, स्टेरॉइड कम हो गया तो बच्चे में क्या निर्माण नहीं होगा, एलएस निर्माण नहीं होगा, बोले तो लेसिथिन और स्पिंगोमायोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया जी, ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन ने क्या पूछा है और जवाब क्या होना चाहिए। अंकिता ठाकुर बेटा 3 की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, 2 आपको लगाने हैं कम से कम, चलेगा। क्वेश्चन ने पूछा है, द पेशेंट इज एडमिटेड टू द हेल्थ केयर फैसिलिटी विद द पॉसिबल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। एक मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाली कंडीशन है। द पेशेंट इज डिसओरिएंटेड, जिसको अभी ध्यान नहीं है वो क्या है, कहां है, क्यों है, चलेगा। एंड द वीक और कमजोर हैज एन इरेगुलर पल्स, और उसके अंदर कमजोर और इरेगुलर पल्स देखने को मिली है और वो अभी ले क्या रहा है, तो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड नाम की डायूरेटिक ले रहा है। कौन सी मेडिसिन ले रहा है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, जो क्या है दोस्तों, एक डायूरेटिक है। क्या है भैया जी, एक प्रकार की डायूरेटिक है। डायूरेटिक का मतलब जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देगी। द पेशेंट मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम, अब आपको दिमाग ये लगाना है कि जब मरीज को डायूरेटिक देंगे तो बॉडी से कौन सी चीज निकल जाएगी और क्या कमी के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन सी चीज देखने को मिलेगी, डिसओरिएंटेशन, वीक पल्स और इरेगुलर पल्स देखने को मिलेगी। जवाब दीजिएगा। तो अब मुझे बताओ कि जब मरीज को डायूरेटिक दोगे तो बॉडी से सोडियम, बॉडी से वाटर और बॉडी से पोटेशियम का लॉस होगा या नहीं होगा, होगा सर, होगा या नहीं होगा, इन सारी चीज का लॉस देखने को मिलेगा। पहला बोल रहा है हाइपर नेट्रीमिया, यानी आपका सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ गई, बात ही झूठी, पहला ऑप्शन ही झूठा, इसको काटो। दूसरा बोल रहा है हाइपोनेट्रीमिया, हो सकता है क्योंकि डायूरेटिक देंगे हाइपोनेट्रीमिया होगा, ठीक है। हाइपर कैलीमिया, क्या बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, नहीं, एकमात्र डायूरेटिक होता है स्पर्नोलैक्टोन, जो क्या करता है, पोटेशियम को स्टोर करता है। स्पर्नोलैक्टोन नाम का होता है जो आपके पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, याद रखिएगा।
क्लियर है, तो ये बात भी गलत। अब दो ऑप्शन आ गए सर, हाइपोनेट्रीमिया होगा या हाइपोकैलेमिया। तो याद रख लेना, हाइपोनेट्रीमिया वाले मरीज के अंदर कभी भी इर्रेगुलर पल्स देखने को नहीं मिलती, कभी भी क्या नहीं देखने को मिलती, इर्रेगुलर पल्स और वीक पल्स देखने को नहीं मिलती है। तो फिर यहां राइट आंसर क्या चला जाएगा, हाइपोकैलेमिया। राइट आंसर क्या चला जाएगा, डी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट आंसर था, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर भी कंसेप्ट लगाने हैं और जवाब देकर कहना है, बहुत बढ़िया। स्पर्नोलेक्टोन क्या होती है, जी हाँ, स्पर्नोलेक्टोन क्या देखने को मिलती है, आपकी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक देखने को मिलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिएगा। इसके अंदर और भी कुछ लॉजिकल क्वेश्चन फिट करने की कोशिश करूंगा। द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वाज द फॉर्म फॉर, आपसे पूछा है कौन सा बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव क्यों लाया गया। पहला बोल रहे हैं प्रमोटिंग ए सेफ डिलीवरी एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में सेफ डिलीवरी करवा पाए। दूसरे ने बोला है प्रमोटिंग द हेल्थ फॉर द एंटीनेटल मदर, एंटीनेटल मदर के लिए हेल्थ को प्रमोट करना। तीसरा बोल रहा है प्रमोटिंग ए ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना। लास्ट बोल रहा है प्रमोटिंग ए ग्रोथ मॉनिटरिंग एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ग्रोथ मॉनिटरिंग को प्रमोट करना। क्या जवाब चला जाएगा, ए बी सी डी। कमेंट फास्ट डियर। बहुत बढ़िया, अरे दिमाग लगेगा, यहां भी लगेगा वहां भी लगेगा, कॉपी पेस्ट करो मत भैया जी, क्लियर है, आराम से जवाब देने की कोशिश करो। अब ये आया कब था, तो 1991 के अंदर आ गया था। कहां आ गया था, वर्ल्ड के अंदर। पहला क्वेश्चन तो ये। इंडिया में कब आ गया था सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, तो जवाब देना है 1993। नेक्स्ट तीसरा टारगेट ये लेकर के कौन आ गया था, तो एक तो आपका WHO और दूसरा कौन, यूनिसेफ। कौन, यूनिसेफ, ये मिलकर के इस प्रोग्राम को लेकर के आए। इसका टारगेट क्या है भैया जी, इसका टारगेट क्या है, तो टारगेट है ब्रेस्ट फीडिंग। टारगेट क्या देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट फीडिंग इनका टारगेट रहेगा। सर ये किसके खिलाफ है, किसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, बस इतने में कंप्लीट कर रहा हूं। प्रिवेंट किसको करना चाहते हैं, बोतल फीडिंग को। किसको, बोतल फीड को प्रिवेंट करना है। ये सादा सिंपल सा कंसेप्ट है ये। और विनिंग, और विनिंग कब स्टार्ट करनी है, 6 मंथ में। विनिंग कब स्टार्ट करनी है, 6 मंथ पे। ये सादा सिंपल सी जानकारी आपकी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव ने लेकर के कौन आया, WHO, यूनिसेफ। वर्ल्ड में कब आ गया, 1991 में। इंडिया में कब आया, 1993 में। ये क्या करवाना चाहते हैं, ये कहते हैं कि बच्चे के लिए माँ का दूध ही जरूरी है, जो बहुत ज्यादा क्या होता है, जी हाँ, फायदेमंद होता है। ये किसके खिलाफ होते हैं, बोतल फीड नहीं करवानी है। बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलती है, गामा ग्लोबुलिन की कमी होती है, बच्चे में इम्यूनिटी की कमी देखने को मिलेगी, क्लियर है। और विनिंग, विनिंग का मतलब बच्चे को शिफ्ट कब कर दो, मां से दूसरे दूध पर, तो 6 महीने बाद आप बच्चे को शिफ्ट कर सकते हो, क्लियर हो गया। तो ये वाला कंसेप्ट पहला बोल दिया, सेफ डिलीवरी नहीं होगा, हेल्थ एंटीनेटल नहीं होगा, ग्रोथ मॉनिटरिंग नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग। राइट आंसर क्या चला गया, सी। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। जी हाँ, क्या बात है, ढूंढ के ले आए दूध की बोतल को भैया जी, ढूंढ करके ले आए आप लोग। पता नहीं आपके पास में इमोजी का कौन सा ऐसा ऑप्शन होता है, हर प्रकार के इमोजी को ढूंढ लाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, 1993 होगा डियर। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ लिया, द नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट। एक नर्स क्या कर रही है, एक मरीज को असेस कर रही है, पेशेंट हु मे बी द अर्ली स्टेज, शुरुआती स्टेज देखने को मिल रही है डिहाइड्रेशन की, अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिहाइड्रेशन। एक नर्स असेस कर रही है, मरीज के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, मरीज के अंदर भैया जी डिहाइड्रेशन, यानी बॉडी में वाटर की कमी हो गई, हाइपोवोलीमिया वाली स्टेज हो गई है। कौन सा ऐसा अर्ली स्टेज में आपको प्रदर्शित होगी चीज नजर आएगी, जवाब दीजिएगा। पहला बोल रहा है कोमा और सीजर में जा सकता है। दूसरा बोल रहा है सनकैन, आईबॉल और पुअर स्किन ट्रिगर देखने को मिलेगा। तीसरा बोल रहा है इंक्रीज हार्ट रेट और हाइपोटेंशन होगा। और लास्ट बोल रहा है थ्रस्ट और कंफ्यूजन होगा। कमेंट फास्ट डियर, क्या जवाब जाएगा, ए बी सी डी। उड़ाएगा रावेल बॉक्स की तरह, कमेंट बॉक्स उड़ना चाहिए भैया जी, रुकना नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स के बारे में आपको बोलना ही नहीं चाहिए, कमेंट को उड़ाते जाना है। क्लास अगर ढंकी लगे तो क्लास को बिना बोले लाइक करना है। क्लास खत्म होने के बाद में क्लास अगर ढंकी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना है। यह चीज आपको कभी भी बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जैसा फील होता है फीडबैक देते जाएगा। कमेंट फास्ट डियर, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों का बी जवाब आ रहा है, कुछ बच्चों का डी। याद रखिएगा, यहां मैंने क्या पूछा है, अर्ली स्टेज यानी शुरुआत में क्या होगा, तो ये सादा सिंपल सा डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी। मैं अगर आपसे पूछ लेता हूं कि भैया जैसे ही पानी की कमी होगी आपके अंदर क्या नजर आएगा, तो आप यही बोलोगे कि सर प्यास लगी। बॉडी में पानी की कमी होगी तो आपको क्या नजर आएगा, आप बोलोगे सर प्यास लगेगी। तो जवाब क्या चला जाएगा, प्यास लगेगी।
राइट आंसर क्या चला जाएगा, थ्रस्ट वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। कोमा और सीजर क्या होगी, सीवियर स्टेज में देखने को मिलती है। अभी कोई कोमा में जाने का कोई संकेत नहीं है। जब मरीज क्या हो जाएगा, पूरी शॉक वाली स्टेज में होगा तो देखने को मिलेगा। सनकेन आई बॉल कहां देखने को मिलती है, सीवियर डिहाइड्रेशन में देखने को मिलेगी, यहां नहीं होगा। अरे इंक्रीज हार्ट रेट, जी हां कंपनसेट करेगा, लेकिन कंपनसेट कब करेगा, जब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पानी की हो रही है लेकिन फिर भी आप बॉडी को पानी नहीं दे रहे हो तो फिर आपकी कंपनसेट करेगी बॉडी, स्टार्टिंग में नहीं करेगी। और हाइपोटेंशन तो बाद में देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिलेगा, तो यह बात भी गलत। राइट आंसर सबसे पहले मरीज क्या करेगा, पानी के लिए पानी की डिमांड करेगा, थ्रस्ट, और दूसरा ऑप्शन फिर जाता तो क्या जाता आपका, हार्ट रेट इंक्रीज। दैट्स क्लियर। राइट आंसर क्या चला गया, डी। बहुत बढ़िया जी। माउंटेन ड्यू, क्या बात है, कहां से लाओगे माउंटेन ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द परसिस्टेंट ऑफ द फोरामेन ओवल्स लीड टू। छुट्टू सा क्वेश्चन है, गुगली बॉल, गुगली बॉल हो गई है। जवाब दीजिएगा क्या आंसर होगा भैया जी इसका। बहुत इजी बॉल फेंकी है आपके सामने, विकेट नहीं गिरना चाहिए, फटाक से जवाब दीजिएगा। अरे भैया जी पानी की बौछार करवा दी आप लोगों ने। तो पहला बोल रहा है एमओएफ होगा, एएसडी होगा, पीडीए होगा, टीओएफ होगा। क्या देखने को मिलेगा अगर किसी भी मरीज के अंदर परसिस्टेंट रह जाता है फोरामेन ओवल। कमेंट फास्ट ईयर, ए बी सी डी। क्या बात है, कई बच्चों के बी जवाब आ रहे हैं, कई बच्चों के डी जवाब आ रहे हैं। क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले सर फोरामेन ओवल होता क्या है, फोरामेन ओवल होता क्या है, तो प्रेगनेंसी के दौरान याद रखिएगा ये आपका क्या है, सुंदर सा हार्ट है। अरे भैया जी आपका नहीं, आपके बच्चे का। अब कहीं बोलेंगे सर बच्चा ही नहीं हुआ, अरे बच्चे का मतलब क्वेश्चन के बच्चे का। क्लियर हो गया। इसके अंदर प्रेगनेंसी के दौरान ये राइट एट्रियम ऐसा ही होता है, होगा। ये क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट एट्रियम, हाँ सर। ये क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या होगा, राइट वेंट्रिकल होगा। दैट्स क्लियर। प्रेगनेंसी के दौरान क्या कंडीशन देखने को मिलती है, याद रखिएगा ये यहां से जुड़ा हुआ रहता है। प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में ये क्या होता है, आपस में यहां से जुड़ा होता है। कंडीशन को क्या बोला जाता है, फोरामेन। क्या बोला जाता है, फोरामेन ओवल बोला जाता है। अब मैंने क्या बोल दिया, ये फोरामेन ओवल परसिस्टेंट रह गया। परसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, बना हुआ रहना। परसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, बना हुआ रह जाना। बना हुआ रह जाना वाली कंडीशन क्या कहलाती है, परसिस्टेंट कहलाती है। अब मुझे बताओ कि ये होल जिंदगी भर बना रह गया या ये जन्म होने के बाद में भी रह गया, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, क्या होगा। लास्ट बोल रहा है टेट्रोलॉजी ऑफ द फेलोट, यानी मरीज में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, ओवरराइडिंग ऑफ द एओर्टा हो गया, और मरीज में क्या देखने को मिली, वीएसडी। ऐसी कंडीशन है नहीं है। पीडीए का मतलब पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, यानी आपकी यहां से क्या निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी, यहां से एओर्टा आपस में जुड़ा हुआ ही रह जाता है। कंडीशन क्या कहलाती है, पीडीए कहलाती है। अगर जुड़ा हुआ ही रह जाता है कंडीशन क्या कहलाती है, पीडीए कहलाता है। ऐसा हुआ नहीं हुआ। एएसडी, क्या एएसडी का मतलब क्या हो गया, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियम में डिफेक्ट हो रहा है, जी हाँ। सेप्टल का मतलब बीच वाली दीवार में हुआ, जी हाँ। और डिफेक्ट का मतलब कोई भी हानि हुई, हाँ हानि हुई सर, नुकसान हुआ। तो राइट आंसर क्या चला गया, बी। एमओएफ होगा, नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, बी। याद रखिएगा फोरामेन ऑफ ओवल वाली कंडीशन। बहुत बढ़िया डियर, ये बंद हो जाना चाहिए था लेकिन नालायक बंद नहीं हुआ, क्या करें, बंद नहीं हुआ तो नुकसानदायक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन ने पूछा है विच डाइट वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रॉम द पेशेंट विद द अल्सरेटिव कोलाइटिस। एक मरीज है जिसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है, उसके लिए कौन सी डाइट सही रहेगी, कौन सी डाइट क्या रहेगी, मोस्ट एप्रोप्रिएट, यानी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। किस मरीज के अंदर देखने को मिलेगी अल्सरेटिव कोलाइटिस। भैया जी भागीरथ जी क्लासें कंटिन्यू हो रही है, यही क्वेश्चन फंसेंगे, चिंता करने की ये न सोचें कि ये क्वेश्चन नहीं, यही आएंगे। 11 को हो चाहे 19 को, हर एक क्वेश्चन को फंसाने की कोशिश करेंगे। हमारे दिमाग में हर टाइम वही चीज चलती है। चिंता नहीं करें, आराम से क्लास को अटेंड करें, इसी के अंदर कंटेंट आपको मिल जाएगा संपूर्ण। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, अल्सरेशन हो गया है, किसका हो गया, कोलोन के अंदर हो गया। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब कोलोन का इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो पहला बोल रहा है ए लो फैट डाइट देंगे, दूसरा बोल रहा है ए लो रेजिडुअल डाइट देंगे, तीसरा बोल रहा है हाई कैलोरी डाइट देंगे, और नेक्स्ट क्या बोल दिया, हाई फाइबर डाइट देंगे। तो याद रखिएगा मरीज को कौन सी दोगे, लो फैट दोगे, बात गलत हो गई।
लो रेजिडुअल दोगे, जी हाँ, मरीज को कौन सी डाइट देनी है, लो रेजिडुअल डाइट। हाई कैलोरी देंगे, ये यहाँ प्रायोरिटी नहीं होगा, हाई फाइबर नहीं देनी है, क्योंकि मरीज में क्या देखने को मिलेगा, डायरिया वाली कंडीशन भी देखने को मिलती है। राइट आंसर क्या चला गया, बी। बहुत बढ़िया डियर। अल्सरेटिव कोलाइटिस कहां से स्टार्ट हो जाता है, आपके रेक्टम वाले हिस्से से, और कोलोन के अंदर अगर कोन्स डिजीज की बात करें तो ये ऊपर से स्टार्ट होता है। याद रख लेना, ये क्या हो गया, लोअर पार्ट से, ये अपर पार्ट इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है। दोनों में डिफरेंस यही है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेस्वेन साइन इज ए इंडिकेशन। मेस्वेन साइन आपको कहां देखने को मिलेगा भैया जी, मेस्वेन साइन आपको कहां देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन बोल दिया सेरिब्रल पाल्सी में, दूसरा बोल दिया मेंटल रिटार्डेशन में, तीसरा बोल दिया हाइड्रोसिफेलस में, और लास्ट बोल दिया मेनिंजाइटिस में। मेस्वेन साइन भैया जी कहां देखने को मिलेगा, ए, बी, सी और डी। मेरा दिमाग किधर गया, किधर भी नहीं गया। आपके दिमाग आपके पास में ही रखना है, आपके दिमाग को किसी को नहीं देना है। जैसे मेरा दिमाग मेरे पास है, आपका दिमाग आपके पास में है। याद रखिएगा, आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट। सबसे अच्छा दिमाग आपके पास में है और आप अच्छा कर सकते हो। चलिएगा, मेस्वेन साइन का मतलब कैसा देखने को मिले, इसको क्या बोलोगे। चलिएगा, ये आपके भाई साहब आ चुके हैं, ये क्या हो गई, इनकी गर्दन हो गई, ये इनकी क्या देखने को मिल रही है भैया जी, बॉडी। ये ऐसी कंडीशन नजर आ रही है सर। चलेगा, ये इनकी क्या है, आंखें देखने को मिल रही है, ये इनका नाक हो गया और ये मुंह। अब क्या हो गया, इसके ऊपर ऐसे रिंकल्स बना रहा हो। रिंकल्स का मतलब ये ऊपर वाला घड़ा फूट चुका है। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, क्रैक पोर्ट लाइक साउंड। क्रैक पोर्ट लाइक साउंड को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं मेस्वेन साइन। यानी जब मरीज के अंदर सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा इंक्रीज। दो ही कंडीशन में देखने को मिलेगी, या तो सीएसएफ का प्रोडक्शन बढ़ गया या सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन कम हो गया, या तो सीएसएफ ज्यादा बनने लग गया या एब्जॉर्प्शन कम हो गया। दो ही कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। अब इस घड़े के अंदर क्या हो गया, सीएसएफ का एक्यूमुलेशन होने लग गया, अब ऐसा साउंड देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, ये फूटा हुआ घड़ा नजर आएगा, इसी को बोलते हैं क्रैक पोर्ट लाइक साउंड। इसी का नाम क्या है, मेस्वेन साइन। मरीज में क्या देखने को मिलेगी, सनकेन आईज देखने को मिलेगी, सनसेट आईज यानी डूबे हुए सूरज की तरह आंखें नजर आएगी। हेड की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मरीज में क्या देखने को मिलेगी, बल्जिंग। मरीज में क्या देखने को मिलेगी, बल्जिंग फंटेनल्स देखने को मिलेगा। मरीज में क्या देखने को मिलेगा, एलिवेटेड क्या देखने को मिलेगी, एलिवेटेड वेन्स देखने को मिलेगी। वेन क्या हो जाएगी, जो आपकी हेड की वेन्स होगी वो एलिवेटेड हो जाएगी। याद रखिएगा, क्लियर हो गया। चलेगा, बहुत बढ़िया, जी हाँ, एसिटाजोलामाइड, बहुत बढ़िया डियर, क्या बात है। एलिवेटेड वेन हो जाएगी। वेन उभरी हुई क्यों नजर आएगी, अंदर से कंप्रेशन पैदा हो रहा है, बाहर की तरफ नजर आएगा। और इसका ट्रीटमेंट के लिए आप क्या काम में लोगे, वीपी शंट। क्या काम में लोगे, वीपी शंट काम में लोगे। याद रख लेना, क्या, वीपी शंट। वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट काम में ले सकते हो, या यहां से ये डाल करके एक एट्रियम में छोड़ सकते हो, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट। क्लियर है। तो ये शंटिंग का मतलब उसके पाथवे को चेंज कर रहे हैं, उसके पाथवे को चेंज कर रहे हैं। क्लियर हो गया। ये किस में देखने को मिलेगा, सेरिब्रल पाल्सी में होगा, जी नहीं। सेरिब्रल पाल्सी में क्या देखने को मिलता है, स्पेशल सीजर गेट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सीजर गेट, कैंची की तरह चलना शुरू हो जाओगे, ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक रूप से कमजोर वाले व्यक्ति में ये कोई चीजें नहीं होगी। मेनिंजाइटिस में क्या होगा, एक तो होगा कर्निंग साइन। क्या होगा भैया जी, कर्निंग साइन होगा। और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, ब्रुजकेंसी साइन। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगी, नकल में स्टिफनेस देखने को मिलेगी, नेक रिजिडिटी वाले सिम्टम देखने को मिलेगी। ये भी बात गलत, तो फिर जवाब क्या चला जाएगा, हाइड्रोसिफिलस। राइट आंसर क्या चला गया, सी। याद रखिएगा, जी हाँ, सनसेट आइड बल्जिंग फंटेनल्स। लेकिन जब मरीज के अंदर बल्जिंग फंटेनल्स देखो, फंटेनल्स को उभरा हुआ देखो, तो एज ग्रुप जरूर देख लेना। ऐसा नहीं कि व्यक्ति का एज ग्रुप लिखा हुआ है 5 साल और आपको पता है कि ये 1 साल पे क्लोज हो जाता है और आप उसके अंदर देख रहे हो बल्जिंग फंटेनल्स आंसर देकर के आओ, मत देना, गलत हो जाएगा। एज ग्रुप हमेशा चेक कर लेना, एज ग्रुप जरूर देखना है फंटेनल्स से पहले। क्यों देखना है, आपको पता है इंटीरियर फंटेनल्स कब क्लोज हो जाता है, 12 से 18 महीने में। पोस्टीरियर कब क्लोज हो जाता है, 6 से 8 वीक में। अगर एग्जामिनर ने आपसे ऑप्शन में लिख दिया कि मरीज है जिसमें इंटीरियर फंटेनल्स ब्लजिंग देखने को मिलेगा हाइड्रोसिफिलस में, और क्वेश्चन में लिख रखा है एक 6 साल का व्यक्ति, यार आपने फर्स्ट ऑप्शन ही दे दिया।
कि हाँ सर देखने को मिलेगा, अरे नहीं देखने को मिलेगा, बंद हो गया वो, तो दूसरा ऑप्शन ढूंढो। क्लियर हो गया, राइट आंसर सी। बहुत बढ़िया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से पढ़ेगा। जी हाँ, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग भी देखने को मिलती है भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिएगा। ये लेबोरेटरी है, यहां पर द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग ए वारफेरिन, वारफेरिन मरीज को चल रही है, कोमेडिन नाम की वारफेरिन चल रही है। द पेशेंट विद द डीप वेन थ्रोम्बोफेलिबाइटिस, और मरीज के अंदर दिक्कत क्या देखने को मिल रही है, डीवीटी है। विच लेबोरेटरी वैल्यू इंडिकेट वारफेरिन इज एट थेराप्यूटिक लेवल, आपको दिए गए ऑप्शन के अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बता रहा है वारफेरिन अपने थेराप्यूटिक लेवल पे पहुंच चुका है। कहां पहुंच गया वारफेरिन, अपने थेराप्यूटिक लेवल पे पहुंच गया है डियर। ध्यान से जवाब देना वरना गलती हो जाएगी डियर, यहां गलती हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, मरीज को क्या चल रही है, वारफेरिन चल रही है। पहली बात तो यह पता होनी चाहिए दवाई कौन सी है, वारफेरिन। चलिएगा, वारफेरिन के साथ में जांच कौन सी करोगे, एक करेंगे सर पीटी और दूसरी क्या करोगे, आईएनआर। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, पीटी की नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, 11 से लेकर के 13.5, ठीक है सर। आईएनआर की नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, 0.8 से लेकर के 1.1, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों का लेवल थेराप्यूटिक लेवल कब पहुंच जाता है, जब ये कितना बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है भैया जी, 1.5 से लेकर के 2 टाइम बढ़ जाना, कंडीशन क्या कहलाती है, थेराप्यूटिक लेवल कहलाता है। 1.5 से 2 गुना इनका लेवल बढ़ जाना, कंडीशन क्या कहलाती है, थेराप्यूटिक लेवल कहलाता है। वहीं पे अगर 2 to 3 टाइम अगर इनका लेवल बढ़ जाता है, कंडीशन क्या कहलाती है, टॉक्सिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, टॉक्सिसिटी कहलाती है। क्लियर हो गया, ये सिंपल सी भाषा में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब अगर एग्जामिनर पूछे वारफेरिन के साथ में क्या चेक करोगे, सर पीटीआईएनआर करेंगे। क्या करेंगे, पीटीआईएनआर करेंगे। तो पहला बोल रहा है एपीटीटी, पहला क्या बोल रहा है, पीटीटीटी का मतलब हो गया एपीटीटी। एपीटीटी किसके साथ में किया जाता है, हिपेरिन के साथ में, इस ऑप्शन को हटाओ। दूसरा बोल दिया पीटी करेंगे, साब करेंगे, आईएनआर करेंगे। लास्ट बोल रहा है हिमेटोक्रिट का वैल्यू 32, तो हिमेटोक्रिट का मतलब यहां कोई भी आपको इफेक्टिवनेस नहीं बताएगा वारफेरिन को, तो इसको हटा दो। अब 2 ऑप्शन बच गए सर, पीटी भी आ गया, आईएनआर भी आ गया। अब भैया जी आईएनआर की वैल्यू 3 to 4 टाइम बता रहा है, 3 से 4 गुना हो गई, इसका मतलब क्या होगी, टॉक्सिसिटी हो गई। 3 से 4 गुना हो जाना, कंडीशन क्या कहलाएगी, यहां 3 से 4 गुना करना डियर, कितनी हो गई, 3 से 4 गुना हो गई, कंडीशन क्या कहलाएगी, टॉक्सिसिटी कहलाएगी। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। आपसे पूछा था थेराप्यूटिक लेवल, यानी हमने जिस परिणाम के लिए लगाई थी वो देखने को मिला, तो उसके लिए जवाब क्या चला जाएगा, पीटी की वैल्यू। जवाब क्या चला जाएगा, पीटी की वैल्यू कितनी, 1.5 से 2 गुना अगर पीटी की वैल्यूज देखने को मिल रही है, पीटी की वैल्यू कितनी देखने को मिल रही है, 1.5 से 2 गुना, इसका मतलब मरीज में क्या हो गया, वारफेरिन इफेक्टिव है। दैट्स क्लियर। दूसरा क्या होता है, एपीटीटी किसमें करते हो, हिपेरिन में और हीमोफीलिया वाले मरीज के अंदर किया जाता है। किसके अंदर करोगे, यहां जवाब दे देना। यहां अगर आपसे पूछ ले तो जवाब क्या देना है, हिपेरिन, हिपेरिन वाले मरीज में करेंगे। और किस में करेंगे, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया वाले मरीज के अंदर किया जाता है। इसका एंटीडोट क्या होगा, तो विटामिन के। एंटीडोट क्या देखने को मिलेगा, विटामिन के। और उसका क्या देखने को मिलेगा, प्रोटामाइन सल्फेट। क्या होगा, प्रोटामाइन सल्फेट। ये याद रखिएगा, फेमस एंटीडोट होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर दोस्तों, चलेगा। आई होप आप सभी लोगों ने आज की क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा। दोस्तों आज का सेशन अपना यहीं तक रहेगा। अच्छे से पढ़ते रहें, खुद के ऊपर विश्वास करें, खुद के और खुद के माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए दिन ब दिन मेहनत करते रहें। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है। हर दिन एक नए और शानदार और जानदार सेशन के साथ मिलेंगे। शाम को 4:15 बजे भी, कल भी 4:15 बजे ही मिलेंगे। अच्छे से पढ़ते रहें, खुद के ऊपर विश्वास करें। आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई भी विकल्प नहीं होता। आप विजेता थे, विजेता हो, विजेता रहोगे। इसी प्रकार से दिन ब दिन बढ़ते जाएं, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है। कब तक, जब तक कि मंजिल नहीं मिल जाए। इसी प्रकार से बने रहें उत्कर्ष परिवार के साथ और कर